अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 3 वीकली टेस्ट की एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी। आई होप कि आपने वॉच की होगी। 4th वीकली टेस्ट फिजिक्स एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। तो अपने अपने बुकलेट, चाहे वो आपके पास हार्ड कॉपीज में हो या फिर सॉफ्ट कॉपीज में, अपने सामने रखें ताकि आपको पता चले किस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, उस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर रहा हूं। तो फिजिक्स सेक्शन जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है 21st क्वेश्चन से हो रहा है, तो 23rd क्वेश्चन में एक्सप्लेन करवा रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं जिसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो सकती है। ओके, 23rd में कहा है, नजर आपके क्वेश्चन पर भी हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। एक्चुअली कुछ ग्राफ बनाए गए हैं काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बिटवीन। तो कह रहा है कि कौन सा रिलेशन, कौन सा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के दरमियान करेक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने इक्वेशन डिस्कस की थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। If 2m is taken to be constant, then kinetic energy is directly proportional to p²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। मींस अगर आप मोमेंटम को डबल कर देते हैं, डबल, तो 2 का स्क्वायर 4, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स इंक्रीजेस। मोमेंटम को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। तो एक्स एक्सिस पर इन्होंने प्लॉट किया हुआ है मोमेंटम को और वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है काइनेटिक एनर्जी को। चूंकि काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन ज्यादा रैपिड है। कैसे रैपिड है? मोमेंटम को ट्वाइस करने पर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, मोमेंटम को थ्राइस करने पर काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। इस वजह से एक तो बार ग्राफ कर्व होगा और एक कर्व किसकी तरफ बैंड होगा, जिसमें रैपिड वेरिएशन है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो ग्राफ, करेक्ट ग्राफ इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है, a body is under the action of 2 equal and opposite forces। equal and opposite, बॉडी पे 2 इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इसका मतलब नेट फोर्स बॉडी पर क्या होगा? 0। तो द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 3 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन? भाई जब नेट फोर्स 0 हो गई तो बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ईदर द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और द बॉडी इज एट रेस्ट। तो इन दोनों सिचुएशन में वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। वर्क डन जब होता है जब बॉडी पर नेट फोर्स हो, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 0। Okay, now come to 25th question। 25th में कहा है कि a boy holds a box of 40 Newton। A boy holds a box of weight 40 Newton। He walks 5 meters along the horizontal and then climbs up a vertical distance of 3 meters। The burden। लेकिन जब बच्चे ने वेट को होल्ड किया हुआ है और फिर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उस वक्त जो उसका हाथ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। ये कोई वेट है, इसको बच्चे ने होल्ड किया हुआ है, इसका वेट किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड। बच्चा फोर्स एक्सर्ट कहां कर रहा है? अपवर्ड। और बच्चा इसको लेके कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टली। ये डिस्प्लेसमेंट। इस वक्त अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के साथ, किसी भी फोर्स के साथ, चाहे नॉर्मल चाहे अपवर्ड फोर्स या चाहे वेट के साथ एंगल देखें तो 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री पर वर्क डन नहीं होता। यानी कि जब भी आप किसी चीज को होल्ड करके हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो वर्क नहीं होगा। हाँ, उसके बाद क्या कहा है कि बच्चा क्लाइंब करता है, ऊपर जाता है। जब ऊपर जाएगा देन देयर मस्ट बी द वर्क डन एंड व्हिच इज इक्वल टू mgh। मास यानी जो है वेट है, वेट दिया है पूरा बॉडी का, दैट इज 40 न्यूटन। और कितनी हाइट तक वो क्लाइंब करता है? 3 मीटर तक।
So your work done would be 120 जूल, और ये 120 जूल जो आप वर्क कर रहे हैं या बचा वर्क कर रहे हैं, ये बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आइए 26 देखते हैं। When a uranium nucleus, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, when a uranium nucleus originally at rest decays by emitting an alpha particle, say with the speed v, the required speed of the residual nucleus in meter per second। देखिए 26 में कहा है कि यूरेनियम न्यूक्लियस है। यूरेनियम के बारे में हम जानते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और इसने जो मास बताया है यूरेनियम का 238, मास नंबर 238 और चार्ज नंबर 92 बताया। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। आपने थोड़ा बहुत रेडियोएक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सर्टेन रेडिएशन इमिट आउट करते हैं, लाइक अल्फा बीटा गामा, अनस्टेबल होते हैं। तो यूरेनियम इज वन ऑफ दैट। तो यूरेनियम ने अल्फा इमिट किया, लिखा होगा ना, अल्फा इमिट किया। अल्फा का मास नंबर होता है 4, चार्ज नंबर होता है 2। अब पीछे जो न्यूक्लियस बचेगा डेफिनेटली वो यूरेनियम नहीं होगा, क्योंकि 238 में से 4 मास नंबर चला गया, 92 में से 2 चार्ज नंबर चला गया। अब जो भी एलिमेंट होगा उसका मास नंबर 234 और चार्ज नंबर 90 होगा। क्यों? 238 में से 4 माइनस होगा, 234 बच गए, 92 में से 2 माइनस होगा, 90 बच गए। और ऐसा एलिमेंट है थोरियम। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई अल्फा जो इमिट हुआ वो किस स्पीड से गया? v स्पीड से। तो बताओ थोरियम न्यूक्लियस की स्पीड कितनी होगी? आप देखेंगे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे टू कंजर्व द मोमेंटम, क्योंकि यूरेनियम न्यूक्लियस रेस्ट में था तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फिर फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0। इफ अल्फा पार्टिकल इज मूविंग राइट, देन रेसिडुअल न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस थोरियम मस्ट मूव लेफ्ट टू कंजर्व द मोमेंटम। जैसे बुलेट फायर करते थे, बुलेट फॉरवर्ड जाती थी, गन बैकवर्ड आती थी, दोनों का मोमेंटम सेम होता था। तो स्पीड पूछ रहा है रेसिडुअल न्यूक्लियस यानी कि थोरियम की। आसान सी बात, m1v1 is equal to m2v2। m1 मास ऑफ अल्फा दैट इज 4, स्पीड अल्फा की v is equal to मास ऑफ थोरियम 234 और v2 फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसको सब्जेक्ट पढ़ाएं v2 को, तो 4/234 v is equal to v2। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, -2 लगाया गया है क्योंकि जो रेसिडुअल न्यूक्लियस होगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा, थोरियम होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इस वजह से यहां क्या यूज किया गया है? माइनस। क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए 27 डिस्कस करें। क्वेश्चन में क्या कहा है? an inelastic ball is dropped from a height of 100 meter। 100 मीटर से उसको ड्रॉप किया। It loses 20% of its energy। उसने अपनी कितनी एनर्जी लॉस कर दी? 20% एनर्जी उसने लॉस कर दी। अच्छा, ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड से स्ट्राइक करने पर, टू व्हाट हाइट will be the ball rebounds? 100 मीटर की हाइट से हमने ड्रॉप किया, रिबाउंड हुआ, टकराकर ऊपर आया, लेकिन कितनी परसेंट एनर्जी लॉस हुई? 20%। दैट मींस जब वो बॉल टकराई होगी ग्राउंड से, क्योंकि इनइलास्टिक बॉल का इनइलास्टिक पोजीशन का है, तो एनर्जी लॉस होगी, 20% एनर्जी लॉस हो गई। तो बताएं अब कितनी हाइट तक रिबाउंड होगी? ये तो तय है कि 100 मीटर तक वापस नहीं आएगी। अगर 100 मीटर तक वापस आनी थी तो फिर एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, तो हम यूं लिख देते हैं कि रिमेनिंग एनर्जी जो उसके पास बची है, वो उसकी टोटल एनर्जी का कितना परसेंट है? 80% ऑफ इनिशियल एनर्जी। क्योंकि 20% एनर्जी लॉस हो गई, तो बची कितनी? 80%। रिमेनिंग एनर्जी इज इक्वल टू 80% ऑफ इनिशियल एनर्जी। अब रिमेनिंग एनर्जी को हम लिख सकते हैं mgx।
x वो हाइट है जिस तक वो रिबाउंड होगा। 80% का मतलब 0.8 परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, mg से mg कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 0.8h, यानी कि जो हाइट होगी जिस तक वो रिबाउंड होगा वो 0.8 या 80% ऑफ इनिशियल हाइट होगी। इनिशियल हाइट कितनी बताई गई है आपको? 100 मीटर, मल्टीप्लाई कर दें 80 मीटर, तो 80 मीटर तक वो रिबाउंड होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आइए 28 देखते हैं। 28 में कहा है कि a lorry and a car moving with same kinetic energy, एक लॉरी लाइक a ट्रक होता है, लॉरी ट्रक को कहते हैं, एंड अ कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, एक लॉरी है और एक कार है, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सर सेम काइनेटिक एनर्जी कैसे हो गई, कि लॉरी का मास इतना ज्यादा, कार का मास इतना कम, भाई स्पीड डिफरेंट होगी ना, अगर कार का मास कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। तो अ लॉरी एंड अ कार मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्रॉट टू रेस्ट by the application of the brakes which provide equal retarding force. Which one of the following comes to rest? लॉरी और कार दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रही थी, दोनों पर सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई है उनको रोकने के लिए, और वो स्टॉप हो गई। तो बताएं which one will come to rest in a short distance। तो बताएं कौन शॉर्ट डिस्टेंस में रेस्ट में आएगा। जाहिर सी बात है जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऐसा तो नहीं होता गाड़ी वहीं रुक जाती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो कौन सी बॉडी, आई मीन लॉरी या कार, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके रेस्ट में आएगी? नाउ लेट्स सी भाई, अगर हम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज इक्वल होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अच्छा, क्योंकि दोनों ही बॉडीज स्टॉप हो रही हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो W इज इक्वल टू के आई ओन माइनस के कोई इशू नहीं है क्योंकि रिटार्डेशन में W वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाते हैं, S इज इक्वल टू माइनस के आई अपॉन एफ। अब देखिए के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसने खुद कहा था कि बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, और फिर उसने खुद ये भी कहा है कि सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होगी। भाई जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी सेम थी, सेम फोर्स अप्लाई होगी, तो फिर डिस्टेंस भी तो जो कवर करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट वो सेम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ विल कवर द सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये था 28 क्वेश्चन। आइए 29 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह दिया? 29 क्वेश्चन में पढ़ ले जरा, टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशो 4:1। दो बॉडीज हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो 4:1 बता रहा है। K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 4:1, और 4:1 का मतलब होगा 4/1, ठीक है। आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, और मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम मतलब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, दोनों का मोमेंटम सेम। देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, तो बताओ उनके मासेस का रेशियो क्या होगा, मतलब M1 अपॉन M2 क्या होगा। ओके चलिए भाई, आसान सी बात है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से कर सकते हो। K1 इज इक्वल टू P² अपॉन 2M1, और दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी P² अपॉन 2M2। बात ये कि दोनों का मोमेंटम सेम है, इसलिए मैं P1 P2 नहीं लिख रहा।
अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले, कंपेयर, तो 2 से 2 और p से p कैंसिल हो जाएगा। पढ़ाया था मैंने क्लास में, तो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू, रिवर्स करते हैं इसको, m2 अपॉन m1। अब प्लस में वाली बात, भाई k1 अपॉन k2 कितना दिया हुआ है, 4 अपॉन 1 लिखते हैं, 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। देखिए उसने m2 अपॉन m1 थोड़े पूछा, m1 अपॉन m2 पूछा, तो इसको एट द एंड फ्लिप कर दें, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो मासेस का रेशियो आ गया 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 का मतलब होगा 1:4। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए आज 30 में कहा है अ बॉम्ब वेइंग 9 किलोग्राम, एक बॉम्ब है जिसका वेट है 9 किलोग्राम, एक्सप्लोड्स इन 2 पीसेस वेइंग 3 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम। एक्सप्लोड हो गया 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम में। द वेलोसिटी ऑफ मास 3 किलोग्राम इज 16 मीटर पर सेकेंड। 3 किलोग्राम का जो पीस है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 6 किलोग्राम, तो 6 किलोग्राम वाले की क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, स्पीड नहीं बतानी। 3 किलोग्राम वाला किस स्पीड से गया, 16 मीटर पर सेकेंड है। 6 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं पूछ रहा, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। चलो ठीक है। इनिशियली बॉम्ब रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब दोनों जो पीसेस हैं 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के, दे विल फ्लाई ऑफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कंजर्व द मोमेंटम। तो ठीक है, जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करें वही m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 उस छोटे पीस का मास 3 किलोग्राम, v1 16, m2 बड़े पीस का मास 6 किलोग्राम, v2 अभी पता नहीं क्योंकि इस बड़े पीस की स्पीड हमें पता नहीं है, v2 कर देते हैं। 16 into 3 48, डिवाइड कर दें 8 मीटर पर सेकेंड। ये V2 आया, हमसे V2 नहीं पूछा, उससे क्या पूछिए, काइनेटिक एनर्जी। खैर काइनेटिक एनर्जी अब जब स्पीड मिल गई, मास तो पता ही है, तो मसला ही नहीं है। 1/2 mv2 स्क्वायर, 1/2 m कितना 6, v2 कितना है हमारा 8 का कर दें स्क्वायर 64, मल्टीप्लाई कर लें तो 192 जूल। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आइए 31st पर चलते हैं। 31st में क्या कहा है, 31st में कहा है अ बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग द वाई डायरेक्शन। एक बॉडी को हमने मूव करवाया, कंस्ट्रेन कर दिया, फिक्स कर दिया, वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय, फोर्स बताई गई है, दैट इज -2i प्लस 15j एंड 6k न्यूटन। अब आप सोच रहे हो सर ये कैसी फोर्स है, भाई वेक्टर फॉर्म में दी हुई है ना, i, j and k आर द यूनिट वेक्टर्स। अगर थोड़ा बहुत वेक्टर आपको याद हो, i is a unit vector along x axis, j is a unit vector along y axis, k is a unit vector along z axis। मतलब x के along जो फोर्स लग रही है, x कंपोनेंट जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है, y कंपोनेंट फोर्स का 15 न्यूटन और z कंपोनेंट 6 न्यूटन। अच्छा, अब जो बॉडी पर ये फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस कहां हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है y डायरेक्शन में। और आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग द y एक्सिस। तो डिस्टेंस कवर हुआ s, वो हुआ 10 मीटर, लेकिन आगे क्या लिखा है 10 मीटर अलोंग y एक्सिस, और y एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो j होता है। तो अब यहां 10
जे मीटर लिखिएगा, यानी कि बताना है ये कि 10 जो मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो वाई एक्सिस पर किया है, इसलिए जे लिखना जरूरी है। 10 जूल में समझ लिया भाई, ये जूल नहीं है यार, ये यूनिट वेक्टर है। तो 10 जे मीटर मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कवर है वो 10 मीटर हुआ है, और कौन से एक्सिस पर हुआ है? वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वर्क। भाई वर्क फाइंड करना है, वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट S या D। अब देखें थोड़ा बहुत अगर वेक्टर हमें याद है, पहले तो देखें फोर्स के -2i प्लस 15j प्लस 6k डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना? 10j। ओके, ऑल के वेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख रहे हैं थोड़ा वेक्टर हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ रहा है। तो बस कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद हो, फर्स्ट ईयर में वेक्टर में आपने पढ़ा था, दो तरह के प्रोडक्ट्स पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब दो वेक्टर से डॉट निकालना हो आई जे के टर्म्स में, उसका तरीका ये होता है ना भाई, ये जो टर्म है 2i 10 से मल्टीप्लाई होगी, 15j 10 से मल्टीप्लाई होगी, 6j 10 से मल्टीप्लाई होगी। Every element of this bracket should be multiplied with every element of this bracket. लेकिन एक बात सुनो, जब हम i का डॉट करेंगे j से, तो i डॉट j तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। k का डॉट करेंगे j से तो भी 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी याद करें, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट k 0। ओके, तो इसलिए सिर्फ करना क्या होता है, i के कोफिशिएंट्स को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। भाई i का कोफिशिएंट है ना, i के साथ है ना, तो i के कोफिशिएंट 2 कहलाएगा। i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से, j के कोफिशिएंट्स को j के कोफिशिएंट से, k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। अब यहां तो देखिए i j k तीनों के कोफिशिएंट है, उसके साथ सिर्फ j का कोफिशिएंट है, i के है ही, तो i और k क्या मानेंगे? 0। वैसे भी हो जाएंगे, छोड़ सिर्फ और सिर्फ यहां j के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें बस। अब यहां j का कोफिशिएंट क्या है? 15 इनटू j का कोफिशिएंट यहां पे है 10, j डॉट j खुद क्या हो जाएगा? 1। तो 15 इनटू 10 150 जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 32। में क्या कह दिया? 32 में कह दिया a car of mass m is driving with a constant with acceleration alpha along a straight level road against a constant external resistive force. Resistive force मतलब फ्रिक्शनल फोर्स दी है R. When velocity of the car is v, the rate at which the engine of car is doing work. Rate of doing work पूछ रहा है, rate of doing work पावर पूछ रहा है। Power is the dot product of force and velocity. Power is the dot product of force and velocity. अच्छा, velocity तो v बताइए। फोर्स हम कौन सी लेंगे? फोर्स को लेंगे जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है, खुद कह रहा है ना वो, the rate at which engine of the car is doing work. Engine of the car, तो इंजन की फोर्स लेंगे ना। अब इंजन की फोर्स कैसे फाइंड करेंगे जरा देखते हैं। चलिए भाई, ये जैसी भी बनी कार बन गई, ठीक है। ओके, इंजन जो इसका फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इंजन वो फॉरवर्ड, दैट इज एफ, फॉरवर्ड। रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शनल वाला वो है बैकवर्ड, और उनको हमने आर से शो किया। लेकिन प्लीज इस आर को यहां नॉर्मल रिएक्शन मत समझिएगा, उसने खुद लिखा है आर रेजिस्टिव फोर्सेज यानी कि फ्रिक्शनल फोर्सेज, यहां आर को नॉर्मल रिएक्शन मत लीजिएगा। अच्छा, अब अगर मैं नेट फोर्स फाइंड करना चाहूं, नेट फोर्स,
तो नेट फोर्स कैसे फाइंड होगी? फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है? F। बैकवर्ड रेजिस्टिव फोर्स कौन सी है? R। तो F में से R को माइनस करें, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन को उसने a भी लिखा हुआ, अल्फा लिखा हुआ है, लेकिन प्लीज ये मत समझिए यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। अल्फा एक्सेलरेशन दिया हुआ है कार का, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, उसने अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया। F माइनस R, माइनस R इसको शिफ्ट करें इस तरफ, प्लस हो जाएगा, तो m अल्फा प्लस R इज इक्वल टू F। ये वो फोर्स आ गई जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है आपका, और ऊपर फॉर्मूले में जो फोर्स है वही फोर्स है जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं इस जगह पर, क्या बनेगा? P इज इक्वल टू F की जगह m अल्फा प्लस R और इनटू क्या है? V। करेक्ट ऑप्शन इज C। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। में क्या कहा है कि इफ मून्स रेडियस इज 1600 किलोमीटर एंड जी ऑन इट्स सरफेस इज 1.6, मून का रेडियस बता रहा है और जी की वैल्यू बताइए, देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून, मून पे एस्केप वेलोसिटी पूछता है। एस्केप वेलोसिटी की हमने इक्वेशन लिखी थी अंडर रूट 2 जी आर। अब यहां जी बताया गया है हमें, भाई जिस भी प्लेनेट पर है ना वहां जो जी की वैल्यू वो पुट करेंगे। अगर अर्थ पर है तो अर्थ पर जी की वैल्यू पुट करेंगे, जुपिटर पे है तो जुपिटर पे तो जी की वैल्यू वो पुट करेंगे। या मून की बात कर रहे हैं, मून पर जी की वैल्यू बताइए 1.6 और आर भी बताया हुआ है 1600 किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर का मतलब है 10 पावर 3, ठीक है, 1600 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 10 पावर 3। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? आसान तरीका थोड़ा सा ये कि इसके लिए डेसिमल हटा दें। डेसिमल का कितने डिजिट है? 1 डिजिट, तो इसका 1 0 का कैंसिल करना, ठीक है। अब ये बचता है 160 और ये बनता है 16। अच्छा, एक और तरीका थोड़ा सा देखिए, कैलकुलेटर नहीं होगा ना हमारे पास, कैलकुलेटर के बिना हमें कैलकुलेशन करनी है तो जितना से सिंपल कर सकें 2 into 16 into 16, ये 1 0 बचा हुआ है, ये 1 0 इसके साथ लिख देना भाई। 160 है ना, इसको आप 16 लिखे और 1 0 बचा ना इसका, तो 1 0 इसके साथ पावर में ऐड कर देना 10 पावर 4। अच्छा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे आसान है 256, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 512 और बाकी 10 पावर 4। अब इसका निकालना है हमें रूट, ठीक है। 10 पावर 4 का तो निहायत आसान, सीधे सीधा पावर जो उसको आधी कर दिया करो, इवन पावर लेंगे। अगर जैसे पावर 4 है, 4 इज एन इवन नंबर, इसको हाफ कर दो, ये तो हो जाएगा 10 पावर 2, आसान। 512 का रेडिकल लेते हैं 512 का, तो देखो 25 625 का रूट होता है 25, या ऐसे कर लो, इतना पता है आपको। 400 का रूट कितना होता है? 20, ये तो याद है, ठीक है। अब ये 512 है, मतलब 400 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा। तो अगर मैं 400 का रूट 20 आता है तो 512 का मेरे ख्याल में 22 23 के आसपास आना चाहिए, लगभग 23 समथिंग, ठीक है। हम ऑप्शन देख के नियरेस्ट आंसर होगा उसको चिट्ठी कर लेंगे, तो तकरीबन 23 राउंड होगा और ये 10 पावर 2, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2300 के कोई आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 1600, 50.6, 71, 2263, 2263 is close to 2300, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2263 मीटर पर सेकंड। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी देखा कि आंसर की में जो आपको भेजा गया है वो ए भेजा गया है शायद इसका आंसर, तो करेक्शन कर लीजिएगा। इसका आंसर करिएगा ए नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए, इस पे आपको सबको 1 मार्क का अवार्ड हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ कीज में मिस्टेक्स थी, तो जब मैंने एक्सप्लेनेशन
आपको देने के लिए चेक किया तो उसमें मुझे नजर आई। तो जो जो मिस्टेक की में भेजी गई हैं उसको करेक्शन कर लीजिएगा और अपना 1 मार्क हम आपको एक्स्ट्रा अवार्ड करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं सर आपको रिजल्ट भी आ गया, तो खैर ये ह्यूमन एरर होते हैं। ये ह्यूमन एरर कंपोजर की तरफ से या मेरी तरफ से या कोई और जो की बना रहा है टीचर उसकी तरफ से हो सकते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैटर ये है कि हम उसको आपको करेक्ट भी करवा देते हैं कि यार ये गलती हुई है, इसको ये इसका सही आंसर ये है। ओके, कम टू 48 हमने एक्सप्लेन किया ना, हाँ उसके बाद 48 पर 48 में क्या कहा है? 48 में उसने क्या कहा है? कहा है कि a boy of mass m kilogram is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. ठीक है, and other man lift the same mass to the same height in 60 seconds. The work done by them are in the ratio. भाई वर्क डन पूछा क्या, वर्क डन का रेशियो क्या है? भाई जो पहले वाला बंदा काम लिफ्ट कर रहा है तो वो वर्क कितना कर रहा है? mgh। दूसरा जो कर रहा है वो कितना कर रहा है? mgh। भाई दोनों ने सेम मास लिफ्ट किया है ना, सेम हाइट तक किया है। वो एक अलग बात है कि एक ने 30 सेकंड में लिफ्ट किया और एक ने 60 सेकंड में, वो तो पावर अलग हो गया ना, वो पावर का रेशियो थोड़ी पूछ रहा। ये बात ठीक है, जिसने 30 सेकंड में लिफ्ट किया है उसका पावर ज्यादा है, जिसने 60 सेकंड में लिफ्ट किया उसका पावर कम है, लेकिन वो पावर का रेशियो नहीं पूछ रहा, वर्क का रेशियो पूछ रहा। वर्क इज इक्वल टू mgh। दोनों ने सेम मास को लिफ्ट किया, सेम हाइट तक लिफ्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वर्क सेम हुआ। अगर मैं रेशियो लूं तो रेशियो क्या बनना चाहिए? 1:1। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 49 में क्या कह दिया? If momentum of the body is increased n times, then its kinetic energy increases. हमें पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है p स्क्वायर। पिछले जो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, अभी जो पिछले दो क्वेश्चन करवाए थे उसमें लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। अब मैंने अभी कहा था कि अगर मोमेंटम को डबल कर दो, मोमेंटम को डबल कर दो तो 2 का स्क्वायर 4, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। मोमेंटम को थ्राइस कर दो, 3 का स्क्वायर 9, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाती है। अब वो कह रहा है मोमेंटम को n टाइम्स बढ़ा दिया, n टाइम्स मतलब n भी कर दिया। ओ भाई n का स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर p स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया ना, ठीक है। तो n2 में फैक्टर क्या आ गया? n स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस n स्क्वायर टाइम्स। प्लीज इस क्वेश्चन को से मिक्स मत कर दीजिएगा कि हम कहते थे अगर हमने मोमेंटम को 10% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? ना ना, ये परसेंटेज वाली बात नहीं कर रहा। ये बात कर रहा है वो कि मोमेंटम को हमने कितने टाइम्स बढ़ा दिया, n टाइम। जैसे हम करते थे मोमेंटम को डबल कर दो भाई 2 टाइम्स, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आप क्या करते हैं? 2 का स्क्वायर। ऐसे मैंने क्या कर दिया? n का स्क्वायर। ये वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं। आइए 54 करते हैं, लेकिन 54 के लिए बोर्ड मिटाते हैं। 61 में कहा है a missile is launched with a velocity less than the escape velocity। एक मिसाइल को लॉन्च किया गया लेकिन लेस देन escape velocity है। लेस देन escape velocity है अगर आपने लॉन्च किया है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर या किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जब जाएगा जब उसको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू के इक्वल या उससे ज्यादा स्पीड से लॉन्च करे। जबकि कह रहा है मिसाइल इज लॉन्च विद द वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी देन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, थ्रो किया जाता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती है कि हम थ्रो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होती है। तो टोटल एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हम थ्रो कर रहे हैं ना किसी पर्टिकुलर हाइट पर, वो इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
ये मत समझा करें कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर, वो ऊपर मूव कर रहा है तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, भाई पोटेंशियल तो इंक्रीज होगी, दोनों एनर्जी होंगी। और याद रखिएगा अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड से बाहर चला गया, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया, किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया, तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल आनी चाहिए। जीरो से ग्रेटर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है तो नहीं हो सकती, एनीवेज हम जीरो कर लेते। ओके, जब तक ये टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आप थ्रो करेंगे ऑब्जेक्ट को, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। मैं आपको याद दिला दूं, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी माइनस GMME अपॉन RE। तो जब तक ये दोनों का सम नेगेटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव आता है इन दोनों का सम मिला के, तो याद रखिएगा कि बॉडी फील्ड से बाहर नहीं गई है। अच्छा, अब उसने कहा भी ये कि मिसाइल इज लॉन्च विद वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी। अगर लेस देन एस्केप वेलोसिटी लॉन्च किया है तो ये तय है कि बॉडी फील्ड से बाहर नहीं जा पाएगी, और जब तक फील्ड से बाहर नहीं जाएगी तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी। और जब तक नेगेटिव आएगी, ऑल्टरनेट बन गया ना, नेगेटिव आएगी तो फील्ड से बाहर नहीं गई, फील्ड से बाहर नहीं गई तो टोटल एनर्जी नेगेटिव। दोनों तरीके से कर सकते हो। जब भी बॉडी फील्ड से बाहर चली जाएगी उसकी टोटल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक नेगेटिव है इसका मतलब बॉडी अर्थ में अर्थ फील्ड में बाउंड फ्री नहीं। तो क्योंकि उसने कहा था मिसाइल इज लॉन्च विद वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, लेस देन, तो भैया लेस एस्केप वेलोसिटी को लेस स्पीड से लॉन्च करोगे तो ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर नहीं जा पाएगा ना, तो इसकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव। चलिए आगे आते हैं, क्या कह रहा है 64। अच्छा जी, 64 में क्या कहा है? आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो। करेक्ट ऑप्शन इज सी। मेरे ख्याल में इसका आंसर शायद जो मैं चेक कर रहा हूं, जो की में आपको भेजा गया है वो ए भेजा गया है, पॉजिटिव। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी या किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू अर्थ कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव रहेगी। अगर आप अर्थ की फील्ड के बाहर चले गए तो जीरो हो जाएगी। इट कैन नेवर बी पॉजिटिव। हाँ, टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल है ना। अर्थ की फील्ड के बाहर है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। लेकिन स्टिल बॉडी कैन हैव काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं हो सकती। इसने क्या कहा है? आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज, ऑप्शन में पॉजिटिव ले रहा है, पॉजिटिव नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के रिलेटिव बॉडी की नेगेटिव रहती है, फील्ड के बाहर चले जाए तो जीरो हो जाती है, बस। इट कैन नेवर बी पॉजिटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे ख्याल में भी शायद ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें शायद मिस्टेक थी जी। दो क्वेश्चन में एरर था, लेकिन दोनों की करेक्शन मैंने करवा दिए, आपको बता दिया करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए थर्ड देखते हैं, 69 में क्या कहा है? 69 में कह दिया इसने कि क्या कह दिया? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन, बॉडी की एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। ऑप्शन है मास ऑफ द बॉडी पे नहीं करती। आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा, √2g m अपॉन r, ठीक है। मास ऑफ द प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, नन ऑफ दिस। अच्छा, इसका भी जो ऑप्शन आपको भेजा गया है वो है मास ऑफ द प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी
रिलेट कर रही है प्लेनेट के मास के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, असल में जब ये टर्म लेते हैं ना, ये वाली, ये देखिए, ये वाली, ये पूरी एक टर्म कंसीडर होती है m अपॉन r, m अपॉन r, दिस इज डेंसिटी। कभी m अपॉन r स्क्वायर हो या m अपॉन r क्यूब हो या m अपॉन r हो, दैट इज नॉन एज डेंसिटी। तो असल में स्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है, ये बात ठीक है कि मास और रेडियस को, लेकिन ये मास और रेडियस का जो रेशियो है, डेंसिटी का कंसेप्ट दे रहा होता है। जिस प्लेनेट की डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी उस पर स्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी स्केप वेलोसिटी कम होगी। इसलिए हम सिर्फ m को थोड़ी देखते हैं, हम तो m अपॉन r को देखते हैं। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन C होगा, मास ऑफ डेंसिटी, जो कि शायद आपको B भेजा गया है, तो उसमें भी करेक्शन कर दीजिएगा। आ जाए 75th क्वेश्चन करते हैं। 75 पे कहा है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस दिस एंड दिस किलोग्राम हैव इक्वल मोमेंटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आसान सा क्वेश्चन है यार, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, मोमेंटम सेम है। अगर मोमेंटम सेम हो तो दोनों पर दो बॉडीज के काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो उनके मासेस के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि m2 अपॉन m1, m1 अपॉन m2 नहीं, m2 अपॉन m1। अच्छा, m2 क्या है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 3, और m1 क्या है, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 4 अपॉन 1, यानी कि 4:1:8। तो ये आपका फोर्थ वीकली टेस्ट एक्सप्लेन हुआ। आई होप कि आप इसको वॉच करके अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स होंगी, जो अपनी मिस्टेक्स की होंगी, उनको इम्प्रूव करेंगे। वीकली टेस्ट 5 एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीक में।